नमस्कार, मैं कमल किशोर, प्रवक्ता शोध एससीईआरटी लखनऊ। आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण, इसके बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हम लोग इस चैप्टर के बारे में अम्ल तथा क्षारक के बारे में पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद हम लोग लवण को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ क्विक रिकैप हो जाए जिससे कि सॉल्ट से जोड़ने में आसान रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। हमने जाना था कि अम्ल की क्या विशेषताएं होती हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब ये जो दो प्रॉपर्टी हमने बात की कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर दें, ये एक्सपेरिमेंट पर आधारित हैं। हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार। अब हम ये जानना चाहते हैं कि कारण क्या है इस प्रॉपर्टी का। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए और हम लोगों ने देखी भी थी रिएक्शन की। जो अम्ल होते हैं वो सक्रिय धातुओं से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और उससे हमने निष्कर्ष निकाला था कि जो अम्ल होते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो जल में घुल के OH माइनस आयन देते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अम्ल जो है वो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, और अगर किसी अम्ल की क्षारक से अभिक्रिया की जाए तो वो उदासीन हो जाता है, उसका ये गुण खत्म हो जाता है। फिर हमने देखा था कि जो अम्ल है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल, ये हमें प्लांट्स या एनिमल्स में मिलते हैं, जैसे सिट्रिक अम्ल नींबू फैमिली के जो भी पौधे हैं उसमें मिलते हैं। फार्मिक अम्ल चींटी में होता है और पौधों में भी। लैक्टिक अम्ल दही में, एस्टिक अम्ल विनेगर में। इसी प्रकार से जो खनिज अम्ल हैं दूसरे होते हैं खनिज अम्ल जो लैब में बनाए जाते हैं। इनको खनिजों से प्राप्त किया जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे तेजाब भी कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि, ये खनिज अम्ल कहे जाते हैं। और ये मुख्यतः प्रबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्षारक की। क्षारक के बारे में हम लोगों ने जाना था कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर इनको पानी से मॉइस्ट करके अगर हम रब करें उंगलियों के बीच, तो हम देखते हैं कि साबुन जैसे स्लिपरी टच होता है इनका। और इनकी भी अगर हम देखते हैं कि ऐसा करते क्यों है, तो हमें पता चला था कि जल में घुलने पर ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, इसलिए इनके ये जो ऊपर हमने गुण बताया है इन्हीं कारण होता है। और अगर किसी क्षारक को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो उनका जो क्षारकीय गुण है वो समाप्त हो जाता है। फिर हमने देखा था कि अम्ल और क्षारकों की पहचान कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम प्राकृतिक सूचक सूचक वो पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय गुण को कलर परिवर्तन द्वारा बताते हैं। तो प्राकृतिक सूचक में लिटमस, हल्दी, गुलहड़ की पंखुड़ी और बहुत से पदार्थ हैं जो हमें प्रकृति में पाए जाने या आर्टिफिशियल चीज वो अम्लीय गुण है उसमें कि क्षारीय गुण है, इसको बताते हैं। इसी प्रकार से लैब में भी कुछ आपने सूचक देखे होंगे। फिनोल्फेथलीन, मेथिल ऑरेंज, ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं। ये भी अम्ल और क्षार में विभेद कर देते हैं उनके डिफरेंट कलर के द्वारा। फिर हम लोग अम्ल और क्षारकों के गुण के बारे में भी जाना था कि इनकी कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया इसकी होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे बहुत वेल नोन अभिक्रिया आप पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू से ही, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करके NaCl, H2O और डेल्टा का मतलब है हीट, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती तो या तो हीट ऊष्मा निकलती है या तो अवशोषित होती है। तो यहाँ पर ऊष्मा अवशोषित होती है। धातुओं से भी अभिक्रिया करते हैं हम, जैसे जिंक मेटल अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं तो ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही जिंक की रिएक्शन हम NaOH से कराएं तो भी सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन। लेकिन ये सभी जो अभिक्रियाएं हैं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन होती हैं।
धातु कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। अम्ल और क्षार, जो अम्ल होते हैं स्पेशली वो धातु कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम धातु है, CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं धातु कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट जैसे NaHCO3, बेकिंग सोडा जिसको हम कमर्शियल नेम है, इसकी अगर किसी अम्ल से अभिक्रिया कराएं तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये भी अम्लों की अपक्रिया है। फिर हमने अभी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो अम्ल होते हैं अगर उनको जल में घोला जाता है तो वो वियोजित होते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं इनको जल में घोलने पर ये हाइड्रोक्सिल आयन देखते हैं। तो आप ये रिएक्शन देख सकते हैं HCl प्लस H2O, इसे रिएक्शन से बना है H3O प्लस प्लस Cl। H3O प्लस इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। होता क्या है कि HCl पहले ब्रेक होगा H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में, लेकिन H प्लस आयन बहुत एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, वो अकेला नहीं रहता, तो वो जल के अणु के साथ कंबाइन कर लेता है, जुड़ जाता है और H3O प्लस बना देता है। ऐसे ही क्षार जो होते हैं वो अगर उनको घोला जाता है तो OH माइनस आयन देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बेस हैं या क्षारक होते हैं, तो जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उनको एक और नाम दिया जाता है क्षार। क्षारक और क्षार, या क्षारक को बेस कहते हैं और क्षार को एल्कली। फिर हम लोग यहाँ देखा था कि किसी पदार्थ में अम्लीय गुण है कि क्षारीय गुण है, वो अम्ल है या क्षार है, ये हम इंडिकेटर से पता कर सकते हैं। वो नेचुरल इंडिकेटर भी हो सकते थे जैसे लिटमस वगैरह, और आर्टिफिशियल फिनॉल्फथलीन। लेकिन अगर हमें पता करना कि कोई जो अम्ल है वो प्रबल है कि दुर्बल है, ऐसी क्षार जो है वो प्रबल है कि दुर्बल है, ये कैसे जानें? ये जानने के लिए हमको अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो अम्ल होते हैं जल में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो OH माइनस आयन देते हैं। तो अगर हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जलीय अम्ल या क्षार के विलयन में आयन H प्लस आयन या OH माइनस आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं? मतलब किसी अम्ल को हमने जल में घोला और उसने कितने H प्लस आयन बनाए, कितनी गिनती है पर लीटर में कितने H प्लस आयन दिए किसी अम्ल ने या किसी क्षार ने, ये पता कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर हम ये पता कर लेते हैं उसके बाद क्या हम प्रबलता भी पता कर सकते हैं? तो यही देखा गया। तो इसके लिए एक मेथड, एक साइंटिस्ट सोरेनसन, उन्होंने एक मेथड डेवलप किया। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता ज्ञात कर लें, अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम उसकी अम्ल कितना प्रबल अम्ल है या कितना प्रबल क्षार है ये पता किया जा सकता है। तो इसके लिए एक डिवाइस होती है, मशीन होती है जिसको pH मीटर कहते हैं। तो क्या किया गया, H प्लस आयन की सांद्रता को किसी जलीय विलयन में ज्ञात किया जाता है, और उस pH मीटर जो वो क्या करता है कि उसमें H प्लस आयन कितने हैं उस जलीय विलयन में, उसके आधार पर हम उसकी अम्लीयता या क्षारीयता की प्रबलता प्राप्त कर लेते हैं। तो pH की अगर हम बात करें, pH मान क्या होता है, तो pH मान किसी भी अम्लीय क्षारीय विलयन का एक नंबर होता है जो उस विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता को बताता है। ये हम pH मीटर से भी बता सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा मेथड है, pH पेपर होते हैं, जैसे लिटमस पेपर होते हैं वैसे ही pH पेपर होते हैं, कागज की स्ट्रिप होती हैं, तो उनको pH पेपर बनाए कैसे जाते हैं, कागज की जो स्ट्रिप होती हैं उनको कई सूचकों के मिश्रण से इमर्ज करके बनाया जाता है, और एक pH स्केल बनाया गया है। pH स्केल में क्या करते हैं कि जो विलयनों की pH है वो 0 से 14 तक की रेंज में होती है, और जैसे हमारी स्केल होती है उसमें मान लिया छोटी स्केल है, 1 से लेकर 15 तक नंबर दिए हुए हैं,
इसी तरीके से पीएच स्केल होती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये जो पीएच पेपर आप अम्लीय क्षारीय विलयन में डिप करेंगे तो वो एक कलर प्रदर्शित करेगा। उसमें इस तरीके से कलर, कोई इनमें से कोई एक कलर आएगा। अगर जो उसका कलर है, हम इस पीएच मीटर से, पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल से उसको हम देख लेंगे, मेल कराएंगे, करस्पॉन्डिंग जो कलर होगा वो उसकी पीएच कहा जाएगा। जैसे मान लिया अगर आपने सॉल्यूशन में पीएच पेपर की स्ट्रिप डिप की और कोई कलर, इनमें से कोई कलर आया तो उसके करस्पॉन्डिंग हम बता देते हैं उसकी पीएच क्या है। तो अर्थात मतलब ये है कि जो विलयन की पीएच है वो एक कलर द्वारा प्रदर्शित होती है। अब हम देखते हैं कि पीएच अगर हम जान लेते हैं तो हम प्रबलता भी जान सकते हैं। ये भी हमने यहाँ पर देखा था कि अगर आप देखें, अगर किसी विलयन की पीएच 7 है तो उसको न्यूट्रल माना जाता है कि ना वो अम्लीय है ना ही तो क्षारीय है। इसके बाद अगर आप इधर जाएं 7 के आगे 8, 9, 10 इस साइड में, तो सोल्यूशन एल्केलाइन या क्षारीय या बेसिक होता है। और जितने ही ज्यादा हम बढ़ेंगे 7 से इधर 8, 9, 10, तो उतने ही ज्यादा बेसिक गुण बढ़ता जाता है। अगर मान लिया 2 विलयन है, एक की पीएच 11 है और एक की पीएच 12 है, तो 12 वाला जो होगा वो ज्यादा क्षारीय होगा। अगर हम इधर देखें 7 के दूसरी साइड में 6, 5, 4, इधर इस साइड में एसिडिक गुण बढ़ता है। मान लिया 2 विलयन, एक की पीएच 2 है और एक की 3 है, तो 2 वाला ज्यादा अम्लीय होगा। इस तरीके से हम उनकी प्रबलता भी पता कर सकते हैं। अगर हम विलयन की पीएच जान लेते हैं तो हमने देखा कि हम ये पता कर लेंगे कि कोई विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है, ये भी पता किया। और ये भी पता कर लिया कि कितना क्षारीय है, प्रबल है कि दुर्बल है, पीएच की वैल्यू देख के, मतलब क्वांटिटेटिवली भी पता कर लेंगे। इसे 2 अम्ल हैं, एक ज्यादा अम्लीय है, एक कम है, और कितना अम्लीय है ये भी बता सकते हैं। अब पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत से महत्व है, उसको जान के हमारे दैनिक जीवन में हमें बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। उसमें अगर हम देखें कि पौधे या जंतु होते हैं वो पीएच के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। हमारी जो बॉडी है वो 7 से लेकर 7.8, पीएच मान 7 से लेकर 7.8 तक की रेंज में ही सही से काम करती है। अगर पीएच 7 से कम या 7.8 से ज़्यादा हो जाती है तो हमारा शरीर या जो भी जंतु हैं उनको दिक्कत होने लगती है, उनके शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो ठीक से काम नहीं करती हैं। तो जैसे आप एसिडिक वर्षा का नाम सुना होगा, जब ये वाटर रिजर्वायर नदियों में या तालाब में जाता है तो वहाँ पर पीएच कम हो जाती है, 7 से कम। तो उसमें जो भी एक्वाटिक एनिमल हैं, जलीय जानवर, उनको नुकसान होता है। मृदा में जैसे हम जानते हैं कि जो मिट्टी होती है उसमें भी बहुत से मिनरल होते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ रीजन में गन्ने की खेती की जाती है, ज़्यादा अच्छी होती है, कहीं पर आलू की खेती, कहीं पर धान की, गेहूं की। अलग अलग रीजन में अलग अलग चीज़ें ज़्यादा बेहतर ग्रो करती हैं। इसका कारण होता है कि हर फसल को एक डिफिनेट पीएच चाहिए होती है जिस पर वो अच्छा काम करती है। अगर हम मिट्टी की पीएच चेक करवा लें कृषि वैज्ञानिक से और उनके अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो हमारी फसल भी अच्छी होती है। और मान लिया कुछ ज़मीन देखी होगी बंजर होती है, तो उसमें भी देखा गया है कि वो या तो बहुत ज़्यादा क्षारीय होती है या बहुत ज़्यादा अम्लीय। तो अम्लीय क्षारीय गुण को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया का इस्तेमाल करके उसको उदासीन करके और उस ज़मीन को काम में लाया जाता है। हम जानते हैं कि हम जब खाना खाते हैं तो कुछ पार्टिकल हमारे मुंह में फंसे रह जाते हैं, और रात को जब हम सो जाते हैं तो ये फूड पार्टिकल, इनका डिकम्पोजिशन होता है और बैक्टीरिया इन फूड पार्टिकल से एसिड बनाते हैं। और ये एसिड क्या करते हैं, हमारे दांतों को नुकसान करते हैं, तो हमारे दांत में कैविटी हो जाती हैं। इसलिए देखा हो गया होगा कि जो टूथपेस्ट होता है वो उसमें बेस होता है जिससे कि बने हुए अम्ल को वो उदासीन कर दे। कुछ पौधे, जैसे एक डेटल बीटल प्लांट होता है,
जंगल में पाया जाता है, वो उसमें कुछ पत्तियों में रोए जैसे होते हैं। अगर आपकी स्किन से वो टच कर जाए तो बहुत तेज चलन होती है, खुजली होती है। होता क्या है, उसके जो रोए होते हैं उसमें फार्मिक अम्ल होता है। अब वो जब हमारी बॉडी में जाता है तो एसिड है, क्योंकि एसिड है तो हमको नुकसान करता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अम्ल क्योंकि इंजेक्ट हो गया बॉडी में तो हम उसको न्यूट्रल कर सकते हैं क्षारक से। इसी तरह कारखानों का जो अपशिष्ट होता है वो भी अम्लीय प्रकृति का होता है, उसको भी उदासीन करके हम निस्तारण कर सकते हैं। तो ये था अम्ल और क्षार की डेफिनेशन के बारे में हमने जाना। अब जो हमारा मेन टॉपिक है लवण या सॉल्ट, इनके बारे में जानते हैं। अभी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में हमने देखा कि जो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दो उत्पाद या प्रोडक्ट बनते हैं। एक होता है सॉल्ट और दूसरा जल, और इसमें ऊष्मा भी निकलती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अम्ल जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। अब क्योंकि उदासीन हो गया है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो लवण होगा वो उदासीन होगा, वो ना ही तो अम्लीय होगा ना ही तो क्षारीय होगा। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। ऐसा देखा गया, अगर हम पीएच देखें तो कुछ लवणों की पीएच 7 आती है और कुछ की पीएच 7। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सात से कम भी आती है और कुछ की 7 से ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? अगर हम एक प्रबल अम्ल तथा एक प्रबल क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो उससे जो लवण बनता है वो उदासीन होता है, और उसकी अगर हम पीएच मेजर करें तो वो 7 आती है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, जो टेबल साल्ट है, कॉमन साल्ट कहते हैं, ये न्यूट्रल होता है। ऐसे ही अगर सॉल्ट अम्ल प्रबल है और क्षारक दुर्बल है, तो क्योंकि अम्ल प्रबल है तो ये पूरी तरीके से उदासीन नहीं होगा, तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें थोड़ा अम्लीय गुण रहेगा। तो इसका मतलब ये कहा जाएगा ये जो सॉल्ट होगा वो अम्लीय सॉल्ट होगा, और अगर अम्लीय है तो उसकी पीएच 7 से कम होगी। जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया एक क्षारीय नेचर की गैस है और HCl एक अम्लीय है, अम्ल होता है। क्योंकि HCl अमोनिया से ज़्यादा प्रबल है तो एक प्रबल है एक दुर्बल है, तो इससे बना हुआ लवण अम्लीय होगा। इसी तरीके से दूसरा आप देख सकते हैं कि अगर अम्ल दुर्बल है और क्षारक प्रबल है तो इससे बना हुआ लवण क्षारीय होगा। जैसे अमोनियम एसीटेट कैसे बनता है, ये एसिटिक अम्ल और अमोनिया, तो अमोनिया वीक बेस है। और ये अमोनियम एसीटेट ना करके हम एग्जाम्पल इसका ठीक नहीं है, सोडियम हम कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसमें ऐसा हो सकता है। अब हम कुछ जो दैनिक जीवन में जो लवण इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे बहुत कॉमन लवण होता है सोडियम क्लोराइड, या इसको टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, या रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। वैसे ये मेनली जैसे इंडिया में तो ये सी वाटर से ही बनाया जाता है, सी वाटर का इवोपरेशन किया जाता है। हम जानते हैं कि समुद्र में बहुत ज़्यादा सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। कहाँ से आते हैं? जो रिवर्स पानी लेके जाती हैं, तो जानते हैं मृदा में बहुत से सॉल्ट घुले होते हैं, तो जो भी सॉल्ट होते हैं वो उसमें घुल जाते हैं और नदियाँ उनको ले जाके समुद्र में छोड़ देती हैं। तो वो पानी बहुत सॉल्टी होता है। लेकिन उसमें केवल NaCl नहीं होता है, उसमें बहुत से सॉल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, आयोडाइड, बहुत से सॉल्ट होते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, सी वाटर को इवोपरेट करके जो सॉल्ट मिलेंगे उसमें से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं, तो ये हम प्योरीफाई कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड को। और भी दो नाम हम लोग सुनते हैं, एक होता है सेंधा नमक, या इसको लाहौरी नमक भी को बोलते हैं। तो ये क्या होता है, या हिमालयी नमक भी बोलते हैं इसको। ये पंजाब
रीजन में, लाहौर, पाकिस्तान के लाहौर वगैरह में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और ये रॉक्स के फॉर्म में होता है। इसमें 96 से 99% तो सोडियम क्लोराइड ही होता है। इसके अलावा भी उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आयरन, मैंगनीज, आयरन सल्फेट वगैरह भी इम्प्योरिटी के फॉर्म में मिले हुए होते हैं। एक और सॉल्ट आपने सुना है, काला नमक, या इसको सुलेमानी नमक भी बोलते हैं। ये भी रॉक्स, इसकी भी माइनिंग की जाती है। इसमें भी जो मैक्सिमम पार्ट सोडियम क्लोराइड का ही होता है और इसमें आपने देखा होगा एक स्पेशल स्मेल होती है, महक होती है। वो स्मेल इसमें सल्फर कंपाउंड की वजह से होती है, जैसे आयरन सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, H2S और बहुत से सॉल्ट घुले होते हैं इम्प्योरिटी के फॉर्म में। ये भी मेन इसमें सोडियम क्लोराइड ही होता है और कुछ और इम्प्योरिटी भी होती है। अब हम बात करते हैं जो सोडियम क्लोराइड है, नमक, खाने का नमक, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। ये खाने के काम तो आता है, इसके अलावा बहुत से दूसरे रासायनिक पदार्थ, केमिकल्स इससे बनाए जाते हैं। ये कच्चा माल का काम करता है अदर पदार्थ के लिए। जैसे हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किस यूज में आता है? सोप, डिटर्जेंट बनाने का काम आता है और बहुत से काम आता है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नमक का जलीय विलयन एक विद्युत अपघटनीय सेल में भरा जाता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में एक जो आप देख रहे हैं डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, एरो की डायरेक्शन थोड़ा सा उल्टी है, यहाँ से NaOH को बाहर निकाला जाता है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, इसको ब्राइन कहते हैं। जैसे शुगर और जल के विलयन को शरबत बोलते हैं, ऐसे ही नमक और जल के विलयन को ब्राइन बोला जाता है, टेक्निकल टर्म है। इसको सेल में भर दिया जाता है और विद्युत अपघटनीय सेल में कैथोड और एनोड होता है। तो कैथोड और एनोड होते हैं, बैटरी से जोड़ा जाता है, अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो पदार्थ बनते हैं, आप देखिए सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, इसमें विद्युत अपघटन किया गया, तो NaOH और Cl2 ये बनते हैं एनोड पर। जो वो एनोड वो पार्ट होता है जो बैटरी के पॉजिटिव एंड से जुड़ा होता है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनती है। देख सकते हैं डायग्राम में। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, इंडस्ट्री में इस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि NaOH का बहुत ज़्यादा यूज़ है तो लैब में थोड़ा बहुत बनाने से काम नहीं चलेगा। और NaOH का बहुत ज़्यादा यूज़, सबसे ज़्यादा यूज़ है कि सोप तथा डिटर्जेंट में, पेपर बनाने इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल सिल्क जो है, रेयॉन कपड़ा सुना होगा, उसमें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। पेट्रोलियम जो कच्चा तेल होता है इसके शोधन में, बॉक्साइट एक एल्युमिनियम का और होता है। नालियों की सफाई में, जो नालियां चौक कर जाती हैं तो क्या किया जाता है कि कोई धातु, सक्रिय धातु, जिंक है या एल्युमिनियम धातु, उसको जिंक NaOH के साथ हम मिक्स करके वहां पर डाल देते हैं। अभी हमने इससे पहले एक रिएक्शन देखी थी, NaOH अभिक्रिया कर रहा था जिंक धातु के साथ, तो वहां पे एक सॉल्ट बना था और हाइड्रोजन गैस भी बनी थी। तो इसी अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है नालियों की सफाई में। तो हम किसी धातु को, धातु ऐसी कोई सस्ती धातु हो जिससे कि हाइड्रोजन गैस प्रेशर के साथ बनेगी, तो वो नालियां जो चोक हैं वो साफ हो जाती हैं। लैब में इसका बहुत यूज होता है और बसा, फैट और ऑयल बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। धातुओं की ग्रीस हटाने में, जो चिकनाई होती है इससे भी हटाई जाती है। एक दूसरा सॉल्ट है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका हम फार्मूला लिख सकते हैं CaOCl2, लेकिन और इसका फार्मूला कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम सिंपलीफाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम बुझे हुए चूने से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना जिसको हम पान के साथ खाया जाता है या पुताई की जाती है, उसमें क्लोरीन गैस पास करके हम बना सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये वस्त्र उद्योग में ये एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। सूती और लिनन, इनका कलर हल्का करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कागज फैक्ट्री में जो लकड़ी का गूदा होता है, हम जानते हैं कि पेड़ प्लांट से ही बनते हैं, तो उसका कलर हल्का करने के लिए
कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और ये पानी जो जीवाणु होते हैं पानी में, पीने के पानी में, इसको मिला के जीवाणुओं को का नाश भी किया जा सकता है। तो इस काम के लिए भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें जो CaOCl2 है, इसको जल में जब घोला जाता है तो Cl2 गैस निकलती है। मेनली CaOCl2 जो है वो एक रोगाणुनाशक नहीं है, उसमें जो निकलने वाली Cl2 गैस है वो जीवाणुनाशक है। इसी तरीके से इस समय हम देखते हैं कोरोना जो महामारी है उस समय सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। उस सैनिटाइजेशन में एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है सोडियम हाइपोक्लोराइड NaClO। उसको भी जल में जब घोलते हैं तो Cl2 गैस ही निकलती है। तो मुख्यतः जो Cl2 गैस है वो जीवाणुनाशक होती है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निष्क्रिय कर देती है या खत्म कर देती है। एक और सॉल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका कमर्शियल जो बाजार में है उसमें बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ये भी एक सॉल्ट है और एक दुर्बल क्षारकीय लवण है। दुर्बल होता है और क्षारकीय नेचर होता है। अगर इसके विलयन में लिटमस पेपर डिप करें तो जो रेड होगा वो ब्लू हो जाएगा। इसको हम बनाते हैं नमक के विलयन से। अब हम डिस्कस ही कर रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन और उसमें CO2 और अमोनिया गैस पास की जाती है, तो उससे NaHCO3 और अमोनियम क्लोराइड दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो NaHCO3 बेकिंग सोडा ये पानी में नहीं घुलता है, तो ये नीचे बैठ जाता है, इसको बाद में फिल्टर कर लिया जाता है। ये इंडस्ट्रियल, ये औद्योगिक निर्माण की विधि है। इसका इस्तेमाल क्या होता है? बेकिंग सोडा के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। एक तो काम है इसमें टार्टरिक, इसको हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग अलग चीजें हैं। होता क्या है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा में हम कुछ अमाउंट में टार्टरी कम मिला देते हैं। बेकिंग पाउडर का टेस्ट अगर आप देखते तो कड़वा होता है क्योंकि क्षारकीय है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर इसमें टार्टरी कम मिला दिया जाता है तो इसका ये कड़वा गुण जो है खत्म हो जाता है। घरों में खाने में खस्ता और ये भटूरे वगैरह जो ऐसी चीजें बनाई जाती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। होता क्या है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। देखिए NaHCO3 प्लस H आएगा टार्टरिक अम्ल से, और यहाँ पर CO2 और H2O बनेगा। अब जो CO2 गैस होगी वो जो जो भी आपने खाने की चीजें बनाई हैं या ब्रेड वगैरह है, केक, तो ये गैस उसमें निकलेगी। तो जो केक वगैरह है या ब्रेड है वो फूल जाती है और स्पंजी हो जाती है। ये CO2 गैस का इस्तेमाल है यहाँ पर। एंटासिड हम लोग बात करते हैं कि जो अम्ल हमारे स्टमक में HCl भी प्रोड्यूस होता है हमारे पेट में। इसका काम क्या है? बहुत से काम है। जैसे हम कोई हार्ड चीज़ खा लेते हैं, जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो हार्ड चीज़ें अगर पेट में जाती हैं तो ये उसको सॉफ्ट बनाता है, और कोई बैक्टीरिया फंजाई और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं उनको भी मार देता है। और एक काम है इसका, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही दूध हमारे पेट में जाता है तो वो एसिड पड़ता है तो वो दही बन जाता है। इसीलिए देखा होगा बच्चे अगर दूध पीने के बाद अगर उल्टी करते हैं तो दही जैसा बाहर निकलता है, क्योंकि पेट में ये दूध नहीं रुकता है, उसको दही में कन्वर्ट कर लिया। तो ये भी काम। और पेट में डाइजेशन के लिए pH भी निश्चित होती है, ये भी काम करता है। तो जब भी ज़्यादा अमाउंट में HCl निकलने लगता है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से जो केमिकल और बनते हैं NO वगैरह जो भी हैं उसमें यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल की जाती है। इसका उपयोग सोडा अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है। जो आग बुझाने वाली जो लगी आपने देखा होगा ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 और एसिड भर दिया जाता है। जब हमें ज़रूरत होती है तो अम्ल और इस बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया कराते हैं। इससे पहले हमने देखा था जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और CO2 बनती थी। तो यही अभिक्रिया हम उस ऑपरेटर्स में कराते हैं
और CO2 गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक साथ निकलती है और उस टारगेट जगह पे हम उसको CO2 को कर देते हैं तो वो बुझ जाते हैं। क्योंकि आग बुझाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो फ्यूल हटा लें या ऑक्सीजन हटा दें या उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर दें। तो यहाँ पर CO2 गैस ऑक्सीजन को वहां से हटा देती है। अब दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। इसका कमर्शियल नाम होता है धावन सोडा। ये एक सॉल्ट है, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी बना सकते हैं। अब ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में से ये प्राप्त हो जाता है, आप रिएक्शन देख सकते हैं। इसके भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, कांच, साबुन। तो बाकी जो पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।